हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला भाई में। और आज के इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर पूर्ति को कवर करेंगे, जो आपकी क्लास 11th और जो सीबीएसई वालों की क्लास 11th और जो अन्य बोर्ड है वहाँ पे 12th क्लास में आता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पूर्ति क्या है। तो पूर्ति क्या है? पूर्ति वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक निश्चित कीमत तथा निश्चित समय में विक्रेता बेचने को तैयार है। मतलब आपके पास 1000 ये मात्रा हो गया कि वस्तु की 1000 बिस्किट हैं पार्ले जी के, और उसकी कीमत है 5 रुपये में। आप बेचने को उसको तैयार हो, और आज का टाइम पर आप बेचने को उसको तैयार हो, लेकिन निश्चित समय पे मतलब आज कोई आया तो आपसे कोई आपसे आया तो आप उसको बेच दोगे वो पूरे का पूरा जो आपका पास पड़ा है। तो वो हो गया कि पूर्ति। लेकिन स्टॉक क्या है? देखिए, स्टॉक से अभिप्राय ये है कि वो वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित समय पर एक उत्पादक अथवा एक फर्म के पास उपलब्ध होती है। ठीक है। ये ना तो कोई बंदा बेचने को तैयार है उस समय, और ना एक निश्चित कीमत है इसकी, क्योंकि वो एक स्टॉक है। तो वो स्टॉक रख रखा है उसने, जिसे वो भविष्य में बेचेगा ताकि उसकी और कीमत बढ़ सके। या स्टॉक उसने इसलिए रख रखा है ताकि उसका कोई माल बिका ना हो। जबकि पूर्ति में क्या है? आप एक विक्रेता हो, आप बेचते हो, आप ना खरीदने वाले नहीं हो, आप एक बेचने वाले हो। तो आप एक विक्रेता हो, दुकानदार हो, तो क्या करोगे? आप सप्लाई जब करोगे, जब किसी चीज़ की आप एक सप्लाई करोगे, आप एक विक्रेता हो, बेचोगे, तो आपकी जो मात्रा है वो आपकी पूर्ति है, आपने उसको पूर्ति करा है। ठीक है, ये होता है पूर्ति और वो होता है स्टॉक। ठीक है। तो पूर्ति की मात्रा का क्या मतलब है? तो पूर्ति की मात्रा सही पर है किसी वस्तु की उस विशिष्ट मात्रा से जो उत्पादक वस्तु की एक विशिष्ट कीमत पर बेचने को तैयार है। ठीक है। मैंने ऐसे होता है 5 रुपये का पार्ले जी है, आप एक विक्रेता हो और आप इसको बेचने को तैयार हो। ठीक है। 5, अब वो 4 का पड़ता है, 4.5 का पड़ता है, लेकिन आप उसे 5 रुपये में बेचने तैयार हो, तो वो हो गई पूर्ति की गई मात्रा। ठीक है। पूर्ति से अभिप्राय किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से जिसे एक उत्पादक अथवा एक फर्म उस वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर नीचे समय बेचने के लिए तैयार है। जैसे मैंने बताया पूर्ति का मतलब तो वही है कि एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं को एक उत्पादक जो है अथवा एक फर्म जो है वो उस वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार है। अब विभिन्न संभव कीमत का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई आपसे बोले कि मुझे 5 का बिस्कुट 6 में दे दो, तो आप 6 में भी दे दोगे भाई, आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आगा कोई 5 वाला पा लीजिए 6 में लेने। तो ये संभव कीमतों पर एक निश्चित समय में बेचने के तैयार है, वही क्या कहलाती है? वही कहलाती है पूर्ति। ठीक है। अब व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या है? तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय ये है कि व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची अभिप्राय बाजार में व्यक्तिगत उत्पादक अथवा एक फर्म की पूर्ति अनुसूची से है। मतलब एक एक फर्म है या एक उत्पादक है, उस एक फर्म या एक उत्पादक द्वारा की गई पूर्ति, उसी को कहते हैं व्यक्तिगत पूर्ति। तो ये देखिए, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, तो ये पी एक्स मतलब है कोई वस्तु है एक्स, उसका प्राइस है 5 रुपये और उसकी क्वांटिटी है 0। ठीक है। तो 5 में कुछ नहीं पूर्ति की गई। जब उसकी कीमत 10 रुपये हो गई तो उसकी 10 क्वांटिटी को हमने ले लिया, और जब 15 रुपये होगी तो हमने 20, जब 20 रुपये होगी तो हमने 30 क्वांटिटी को खरीद लिया। अब आप सोचिए कि किसी चीज़ की वस्तु की कीमत बढ़ने पर क्या हो रहा है? उसकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो पूर्ति का मतलब क्या? पूर्ति की मात्रा का फॉर्मूला क्या है कि क्या कहते हैं कि किसी वस्तु की कीमत पर बढ़ने पर पूर्ति जो है वो बढ़ जाती है, और वस्तु की कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है। अब आपने मांग का नियम पढ़ा होगा, तो उसमें तो लिखा था कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है और वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। तो आप एक याद रखिए, आप एक क्रेता थे उस समय। क्या थे? एक क्रेता। जब वस्तु की कीमत 5 रुपये थी तो आप उससे ज़्यादा इकाई खरीदोगे। जब वो 10 की हो जाएगी तो जहाँ आप उससे 2 खरीदे थे, आप क्या करोगे? उसे 2 खरीदे थे, वहीं आप क्या करोगे? उसको 1 खरीदने जाओगे। लेकिन जब आप एक विक्रेता हो, जब आप कोई वस्तु बेचते हो, तो मान लीजिए आपकी एक चीज़ 5 रुपये में बिक रही थी, तो आप उसको क्या करोगे? 4 लोगे, उसमें कम मार्जिन आपको बच रहा है। ठीक है। लेकिन 4 पीस लिए आप, यानी 4000 पीस लिए, लेकिन जैसे उसकी कीमत 10 रुपये हो गई, दुगनी कीमत हो गई, तो आप क्या करोगे? 4000 से 8000 कर दोगे पीस, ताकि आपको, क्योंकि उसमें आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। तो ये याद रखना कि आप इसका क्या मतलब होता है और कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, और आप उसको मांग से कन्फ्यूजन मत हो जाना। ठीक है। अब बाजार पूर्ति अनुसूची क्या है? जैसे व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची थी, वैसे बाजार पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय ये है कि बाजार में किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्म और उत्पादों की पूर्ति अनुसूची से है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो एक बाजार है उसमें बहुत सारे उत्पादक हैं, बहुत सारी फर्में हैं, और जो बहुत सारी फर्में जो एक विशिष्ट उत्पादक का उत्पादन करती है,
तो जो उसकी पूर्ति की गई है उसी को क्या करते हैं, बाजार पूर्ति कहते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस है, ये क्वांटिटी एक्स है, क्वांटिटी फर्म की भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कोई क्वांटिटी एक्स है, उसकी फर्म एक द्वारा जीरो, ये और इसके उसको जो जोड़ देंगे तो हमारा पूर्ति बाजार पूर्ति अनुसूची निकल जाएगा। अब पूर्ति वक्र तथा इसका ढलान पढ़ते हैं हम लोग। तो ये एक वस्तु की तथा कीमत तथा उसकी पूर्ति की गई मात्रा के बीच धनात्मक संबंध को दर्शाती है। क्या दर्शाती है कि एक वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति की, मैंने को बताया था ना, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। तो ये इसके बीच में क्या दिखा रही है, धनात्मक संबंध दिखा रही है। ये देखिए यहाँ पे पूर्ति वक्र अनुसूची में देखिए, जैसे कीमत 5 थी तो 0 था, 10 हुई तो 10 हो गया, 15 हुई तो 20 हो गया, 20 हुई तो 30 हो गया। तो क्या दिखा रही है, धनात्मक संबंध दिखा रही है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, कीमत और वो क्या है उसकी क्वांटिटी, उसमें धनात्मक संबंध है, प्लस का संबंध है, ठीक है। अब पूर्ति वक्र एस ढलान ऊपर की ओर है, ठीक है, जैसा भी मैंने दिखाया है। तो ये प्रकट करता है कि ऊंची कीमत वस्तु की अधिक मात्रा पूर्ति की जाती है, जैसे मैंने बताया अधिक मात्रा को क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। और जब यही अगर बात करते हैं बाजार पूर्ति वक्र की, तो ये बताता है कि किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को प्रकट करता है जो सभी फर्में उस वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बेचने के लिए तैयार रहती हैं। तो उस विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करता है संभव कीमत पर, जिसमें बाजार में विभिन्न फर्में जो उत्पादक है वो बेचने को तैयार हैं। अब ठीक है, अब न्यूनतम पूर्ति कीमत क्या है, न्यूनतम पूर्ति कीमत, ये क्या है न्यूनतम पूर्ति कीमत। तो किसी वस्तु की न्यूनतम पूर्ति कीमत से अभिप्राय उस कीमत से जिससे नीचे कीमत होने पर उत्पादक वस्तु की कोई मात्रा बेचने के लिए तैयार नहीं होता है। इसे सुरक्षित कीमत या रिजर्व प्राइस भी कहा जाता है, याद रखने की जरूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या मतलब है इसका, मान लीजिए एक पा लीजिएगा बिस्कुट, जैसे मैं बता रहा था 5 रुपये का है, तो आप उसको 4 रुपये में तो नहीं बेच सकते ना, नहीं बेचोगे। तो जो 5 रुपये हैं वही क्या है, वो न्यूनतम पूर्ति कीमत है, या फिर वो उसे बोलते हैं सुरक्षित कीमत या रिजर्व प्राइस, जिससे नीचे आप कभी उसकी वस्तु को नहीं बेचोगे, किसी उत्पाद को नहीं बेचोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है पूर्ति वक्र का ढलान, ठीक है। ये पूर्ति वक्र का कोई ढलान दिख रहा होगा, ये पूर्ति वक्र का ढलान है। अब आगे पूर्ति वक्र का ढलान ये रहा, ये है आपकी सप्लाई, और यहाँ आपका पूर्ति वक्र जैसे जैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी भी क्या हो रही है, वही बढ़ रही है। तो वही इसको दिखाया गया है यहाँ पर पूर्ति वक्र का ढलान को। अब पूर्ति फलन पढ़ते हैं कि पूर्ति फलन क्या है। जैसे आपको आपने उत्पादन फलन पढ़ा होगा ना, तो ये वैसी है पूर्ति फलन। तो पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति तथा इसके निर्धारक तत्वों के बीच के फलनात्मक संबंध का अध्ययन करता है। तो क्या है, जो एक तो वस्तु की कोई पूर्ति है और उस पूर्ति को कैसे कोई चीज़ प्रभावित करती है, कैसे बढ़ाती है या घटाती है, उसके बीच का जो अध्ययन, जो फलात्मक संबंध है, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं पूर्ति फलन, याद रखने की जरूरत है। तो पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन से पूर्ति के, तो पूर्ति के अगर मैं बात करूँ निर्धारक तत्वों की, तो पूर्ति के निर्धारक तत्व आपके यहाँ पर है वस्तु की अपनी कीमत। तो पूर्ति का नियम जैसे मैंने बताया था कि जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है, और जैसे वस्तु की कीमत घटती है तो पूर्ति भी घट जाती है। तो एक तो पूर्ति का निर्धारक तत्व उसकी कीमत हो गई, एक तो क्या संबंधी वस्तु की कीमत। तो संबंधी वस्तु की कीमत कैसे है, जिसकी मैं बताया था, अब एक गाड़ी है तो गाड़ी की कीमत बढ़ेगी, गाड़ी की कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, पूर्ति बढ़ेगी, ठीक है। और मान लीजिए पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो पूर्ति, इसमें क्या होता है, ये पूरक वस्तुएं, ठीक है। अब स्थानापन्न वस्तु क्या है, इसकी आपकी चाय की पूर्ति बढ़ेगी तो चाय की कीमत बढ़ी तो चाय की पूर्ति बढ़ जाएगी अपेक्षा कॉफ़ी के। तो आप क्या करोगे, आप कॉफ़ी की जो पूर्ति उसे कम कर दोगे चाय की कीमत बढ़ने पर, और कॉफ़ी की जो कीमत बढ़ने पर आप चाय की पूर्ति को कम कर दोगे, ठीक है, क्योंकि ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। अब उद्योगी फर्म, अब जैसे मान लीजिए मैं को थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ कि मान लीजिए ये चाय और कॉफ़ी है, लोग कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पर जाने लग गए तो उसकी कीमत बढ़ेगी। तो कीमत बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, चाय की कीमत में भी क्या कर दोगे, पूर्ति, उसकी पूर्ति में बढ़ा दोगे, ठीक है। और पूरा वस्तु क्या है, मान लीजिए गाड़ी की कीमत बढ़ गई तो पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी, तो गाड़ी की कीमत बढ़ने में तो क्या करोगे, गाड़ी की जो पूर्ति है उसको भी बढ़ा दोगे, ठीक है। अब फर्मों का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना। तो ये भी पूर्ति को प्रभावित करती है, निर्धारित कि ज़्यादातर फर्में जो है वो अधिकतर लाभ कमाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो अधिक से अधिक पूर्ति करती हैं।
ठीक है। या फिर वो पूर्ति कम किस में करती है, जिसमें उनको कोई लाभ की उम्मीद नहीं होती है, ज़्यादा लाभ की। उद्योगों में फर्मों की संख्या, तो मान लीजिए जब फर्मों की संख्या ज़्यादा होगी तो पूर्ति भी ज़्यादा होगी, और फर्मों की संख्या कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी। उत्पादन की कारकों की कीमत, तो कारक जैसे जैसे कारक जो लग रहे हैं अगर ज़्यादा लगेंगे तो लागत भी ज़्यादा होगी, तो लागत ज़्यादा होगी तो वर्तमान कीमत में क्या होगा, पूर्ति कम हो जाएगी। ठीक है। अब तकनीक की स्थिति, अब तकनीक में सुधार अगर हो गया, ठीक है, तो उसकी लागत कम हो जाएगी तो पूर्ति भी क्या हो जाएगी, पूर्ति बढ़ जाएगी। तो भविष्य में कीमत बढ़ेंगी तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी। और सरकारी नीति, जैसे ऐसे हमें पता है, एज वी नो, सरकारी नीति अगर बनाएगी तो सरकार ऐसी ऐसी नीति बनाती हैं, जैसे किसी वस्तु के उत्पादन में कमी हो या ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, पूर्ति बढ़ जाएगी। मान लीजिए किसी सरकार ने ऐसी नीति बनाई जो किसी किसी वस्तु के, किसी उत्पाद के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, तो उस वस्तु के उत्पादन में पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं पूर्ति का नियम क्या है। तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है तथा घटने से पूर्ति घटती है। पूर्ति के नियम का सारणी प्रस्तुतिकरण ये रहा जो मैंने आपको बताया था। ये जो है, प्राइस बढ़ गया तो उसकी सप्लाई क्या होगी, ये सप्लाई जो है वो भी बढ़ गई। ठीक है। क्वांटिटी वन, पी से P1। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन तथा पूर्ति में परिवर्तन में क्या अंतर है। तो जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप इसकी पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन होता है तो इसे पूर्ति वक्र पर विभिन्न बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। इसे पूर्ति वक्र पर संचलन या पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन कहा जाता है। तो क्या बोला मैंने आपको कि जब पूर्ति में अपनी कीमत की वजह से परिवर्तन हो तो उसे बोलते हैं पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन, जब उसकी खुद की कीमत से। और पूर्ति का विस्तार कैसे, जब मैं बताता हूँ, देखिए। अब मान लीजिए पूर्ति का विस्तार क्या है, जब वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप पूर्ति की गई मात्रा में वृद्धि होती है तो इसे बोलते हैं पूर्ति का विस्तार कहा जाता है। ठीक है। और पूर्ति का संकुचन क्या है, जब वस्तु की अपनी कीमत की कमी से पूर्ति की मात्रा में कमी होती है तो इसे पूर्ति का संकुचन कहा जाता है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, अपनी कीमतों की चीज़ का विस्तार होता है और अपनी कीमतों की चीज़ का संकुचन होता है। अब पूर्ति में कमी कब होती है, तो पूर्ति में कमी कब होती है, जब देखिए, पूर्ति में कमी तब होती है जब अन्य तत्व समान रहने पर तकनीक आगत परिवर्तन के कारण, जब अन्य तत्वों में, जब अन्य तत्वों में जो तकनीकी है, जो तकनीक मान लीजिए मैंने आपको बताया तकनीक है, सरकारी नीति है, वस्तु की अपनी कीमत से तो वो हो गया, ठीक है, इसमें नहीं जोड़ना। तकनीक है, आगत है, लागत है, जब इसमें क्या होता है, परिवर्तन के कारण पूर्ति कम होती है तो इसे पूर्ति में कमी कहा जाता है। मान लीजिए सरकार नीति ने ऐसे बनाई कि किसी भी वस्तु की कीमत, उसकी लागत में कमी आ गई तो उससे क्या होगा, उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी। ठीक है। मान लीजिए किसी तकनीक में आ गई तो उससे क्या होगा, उसकी पूर्ति में, तकनीक बढ़ गई, पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे तकनीक में तो उसे पूर्ति में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है। अब पूर्ति में वृद्धि, जैसे बताया, अन्य तत्वों में जैसे तकनीक आगत में परिवर्तन के कारण पूर्ति बढ़ती है तो इसे पूर्ति वक्र में, उसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। ठीक है। तो पूर्ति में वृद्धि कमी और पूर्ति में विस्तार संकुचन, आप समझ गए क्या अलग अलग है। अब थोड़ा ढंग से इसको विस्तार से समझते हैं। पूर्ति का विस्तार, तो अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप उसकी पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है तो उसे पूर्ति का विस्तार कहा जाता है। जैसे हमने होता है, जब क्वांटिटी 1 है तो, जब प्राइस 1 रुपये है तो क्वांटिटी 1 रुपये है, जब प्राइस 5 हो गए तो इसकी क्वांटिटी क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है। ये देखिए, जिसको प्राइस 1 तो 1, जब 5 होगी तो 5, तो इसकी क्या होगा, जो किसी किससे कीमत बढ़ी तो इसकी क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी थी, इसकी पूर्ति थी, उसमें भी क्या हुआ, वो भी विस्तार होगा। तो इसे बोलते हैं पूर्ति वक्र पर विस्तार। अब पूर्ति वक्र में संकुचन क्या है, तो अन्य बातें समान रहने पर जब जब किसी वस्तु की अपनी कीमत के फलस्वरूप और अपनी कीमत में कमी के कारण क्या होता है, फलस्वरूप उसी कीमत की पूर्ति में कमी होती है तो इसे पूर्ति वक्र का संकुचन कहा जाता है। ठीक है। अब इसी को हमने ऐसे बनाना है, तो पहले 5 था, ठीक है, तो 5 थी, और जैसे उसकी कीमत 1 रुपये होगी तो उसकी पूर्ति में क्या होगी, कमी आ गई, तो इसे बोलते हैं पूर्ति वक्र में संकुचन। जब वस्तु की अपनी कीमत जैसी क्या होता है, उसकी पूर्ति में कमी आ जाती है, संकुचन हो जाता है। कमी बोलेंगे तो फिर अलग हो जाएगा। वो पूर्ति में वृद्धि, तो पूर्ति में वृद्धि से अभिप्राय है उस स्थिति से जब वर्तमान कीमत पर वस्तु की अधिक से अधिक पूर्ति की जाती है। ठीक है। अब देखिए पूर्ति में आप इसको कैसे बनाओगे, तो पहले तो ऐसे करा, मान लीजिए ये 10 में आपकी 20 क्वांटिटी बिक रही थी। अब क्या हुआ, उसी 10 रुपये कीमत में आपकी 20 से 30 क्वांटिटी बिकने लग गई,
तो ये हो गया आपकी पूर्ति में वृद्धि होगी। ये देखिए आपकी सप्लाई है, ये सप्लाई 1, ये सप्लाई 2, तो इसमें क्या हुआ, पूर्ति में वृद्धि होगी, तो इसे बोलते हैं पूर्ति में वृद्धि। अब पूर्ति में वृद्धि के कारण क्या क्या होते हैं, तकनीकी प्रगति के कारण उत्पादन की लागत गिरती है, उत्पादन कारकों में कीमतों में कमी जिसके कारण उत्पादन की लागत गिरती है। ठीक है, लागत गिर गई तब पूर्ति बढ़ेगी। ठीक है, और आगे क्या, एक प्रतियोगी वस्तु की कीमत में कमी, ये उत्पादक को वर्तमान कीमत पर अधिक मात्रा बेचने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो क्या बोलता है कि एक प्रतियोगी वस्तु की कीमत में कमी, मान लीजिए आप यहाँ पर एक पैंट बनाते हैं, आपके अगल बगल कोई ऐसा पैंट नहीं बना सकता, आपके कोई प्रतियोगी कीमत नहीं है। ठीक है, या फिर आप इतना सस्ता पैंट बनाते हैं जिसको अगला कोई नहीं बना सकता, तो उससे भी क्या होता है कि पूर्ति में वृद्धि होगी। ठीक है, उद्योगों में फर्मों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, निकट भविष्य वस्तु की कीमत में कमी की संभावना, ये उत्पादों को अपनी वर्तमान पूर्ति में बढ़ा वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मान लीजिए किसी चीज़ की कीमत कम होने वाली है, तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी पूर्ति करेगा, कि जल्दी जल्दी पूर्ति करने से क्या होगा, उसकी कीमत भविष्य में जो कम हो रही, इसको नुकसान हो ना सह पाए। ठीक है, अब पूर्ति में कमी क्या है, जिसमें बताया कि पूर्ति में कमी से विपरीत उस स्थिति से जब वर्तमान कीमत पर वस्तु की कम पूर्ति की जाती है, तो वैसी डायग्राम बनेगा। तो पहले सप्लाई ये हो रही थी एस, अब ये हो गई है, ये S2। ठीक है, फिर 10 में 30 थी, 10 में 20 हो गई, तो उसे बोलते हैं पूर्ति में कमी। कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन अन्य कारणों की वजह से इसमें कीमत इसमें भी पूर्ति में कमी आ गई। तो वो अन्य कारण क्या है, तो वो है उत्पादन की लागत में वृद्धि हो गई, मान लीजिए तकनीकी प्रौद्योगिकी में, उत्पादन की कारकों की कीमतों में वृद्धि जिससे उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है, या उद्योगों में फर्मों की संख्या में कमी आ गई है, या निकट भविष्य में वस्तु की कीमत में वृद्धि की संभावना है। तो वृद्धि की संभावना तब उसकी उसकी पूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, या फर्म का उद्देश्य बिक्री के अधिकतम करने पर स्थान को लाभ को अधिकतम करना है। ठीक है, लाभ अधिकतम करने की वजह से क्या होता है, पूर्ति में कमी आती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा ढंग से समझते हैं, पेपर में आ जाता है कि निकट भविष्य में वस्तु की कीमत में वृद्धि की संभावना तो कैसे पूर्ति को प्रभावित करती है। तो मान लीजिए अभी आपके पास ये जो वस्तु है 10 की है, अगले टाइम 20 की हो जाएगी, तो उसे कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो आप ये करोगे, उसको कम कर, उसकी क्या कर दोगे, पूर्ति कम कर दोगे। और मान लो वहीं पे कोई कीमत 10 की है और वो बाद में 5 हो जाएगी, तो क्या होगा, आप उसे खरीदोगे। अब उसको क्या करोगे, खरीदोगे। खरीदोगे तो कैसे, मतलब मैं थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको ढंग से। अभी आपकी 10 है, ठीक है, वो 20 हो रही है, तो अगर निकट भविष्य में क्या होगा, वो इससे नुकसान हो जाएगा। अब कैसे नुकसान होगा, अब एक विक्रेता होकर सोचिए कि मान लीजिए कोई वस्तु की कीमत में आगे जाके संभावनाएं वृद्धि होने की। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी उसकी क्या करोगे, पूर्ति की वृद्धि की संभावना है, तो आप उसमें क्या करोगे, आप जल्दी जल्दी इसको वस्तु को क्या करोगे, कमी करोगे, पूर्ति कमी करोगे, ताकि आप आने वाले टाइम में जो ज़्यादा है पैसों में जो मिल रहा है उसको खरीद सकें। उसी प्रकार जैसे वस्तु की कीमत है, तो उसमें आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी पूर्ति करोगे। पूर्ति मतलब आपको बेचना है, जल्दी जल्दी बेचने को तैयार होगे, ताकि जो आगे जो कम कीमत है उसमें आपको जो जोखिम उससे बचा जा सके, और इसमें भी आपसे क्या है, अगला जो जल्दी से जल्दी आप अगला कदम उठा सको, उसमें भी आप एक तरह से जोखिम से ही बचना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे दे रखा है पूर्ति वक्र पर संचलन क्या है और पूर्ति वक्र पर खिसकाव क्या है। तो पूर्ति वक्र पर संचलन से अभिप्राय यह है कि उन सभी स्थितियों से जब किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन से संबंधित होता है, इसे पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें पूर्ति में अपनी कीमत का कैसे परिवर्तन होता है, पूर्ति वक्र में। और पूर्ति वक्र में खिसकाव सबसे पहले उन सभी स्थितियों से है जब किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन वस्तु की अपनी कीमत की क्या होता है, अतिरिक्त अन्य तत्वों से संबंधित होता है। ठीक है, इसे पूर्ति में परिवर्तन भी कहा जाता है। तो पूर्ति का निर्धारक तत्व जैसे वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त को स्थिर माना जाता है। ठीक है, वस्तु की अपनी कीमत में स्थिर माना जाता है, जबकि अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होता है। रेखाचित्र दृष्टिकोण से पूर्ति वक्र पर नीचे अथवा ऊपर की ओर संचलन द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया था अभी, यूं करके यूं, ये पूर्ति वक्र में विस्तार, और इसको क्या करते हैं, आगे या पीछे की ओर। ठीक है, इसे खिसकाव को और इसको संचलन को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रुकिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूर्ति वक्र में ये पूर्ति का विस्तार और पूर्ति में वृद्धि, तो इसको समझते हैं। इसमें भी आपको आ जाता है, जो मैं भी करवा रहा हूँ डिफरेंस, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूर्ति के विस्तार से वाला वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण पूर्ति में की गई वृद्धि से है, और पूर्ति में वृद्धि से पूर्ति की गई मात्रा में वृद्धि से है, जबकि वस्तु की अपनी कीमत क्या है, वो स्थिर है।
जैसे बताया था ना, वृद्धि में आप कोई कीमत नहीं होती, इसकी जिम्मेवार उसमें अलग कारण होते हैं, जब उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब पूर्ति का विस्तार का अध्ययन इस मान्यता पर आधारित है कि पूर्ति का निर्धारित वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त स्थिर रहते हैं। ठीक है, उसकी क्या मतलब इसका कि जो वस्तु की अपनी कीमत है वही सिर्फ क्या है, लोचशील है, वही बढ़ रही है घट रही है, जबकि जो अन्य निर्धारित तत्व हैं वो क्या है, वो स्थिर है। जबकि इसमें क्या है, इसका अध्ययन क्या है कि इस मान्यता पर ये किस मान्यता पर आधारित है कि इसकी जो वस्तु की अपनी कीमत है वो स्थिर है, बाकी जो अन्य सभी कारण है वो क्या है, वो लोचशील है, वो परिवर्तनीय है। ठीक है, अब पूर्ति के विस्तार को कारण पूर्ति वक्र पर दाएं से बाएं ओर की क्या होता है, ऊपर की ओर संचलन होता है। ठीक है, ऐसे करके। और पूर्ति में वृद्धि के कारण इसमें आगे से आगे की ओर खिसकाव होता है, जैसे यूं करके आगे पीछे। अब पूर्ति के संकुचन और पूर्ति में कमी। तो पूर्ति संकुचन से अभिप्राय वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण पूर्ति की मात्रा में कमी से है। अब पूर्ति में कमी से अभिप्राय पूर्ति की मात्रा में कमी से है, जबकि वस्तु की अपनी कीमत क्या है, स्थिर रहती है। वही बात है इसमें हमने वृद्धि और कमी समझा था, वृद्धि और संकुचन, ये वृद्धि और विस्तार समझा था, वैसे ही संकुचन और कमी समझना है। ठीक है, पूर्ति का संकुचन इसी मान्यता पर आधारित है कि पूर्ति के निर्धारित तत्व क्या होते हैं, अपनी कीमत के अतिरिक्त स्थिर रहते हैं। और इसमें वही बात है जो मेरे को ऊपर बताई थी, इसमें कारण क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर खिसकाव होता है, इसमें आगे से पीछे की ओर खिसकाव होता है, इसे आप लिख सकते हैं। अब पूर्ति की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है, तो आपने मांग की कीमत लोच भी पड़ी होगी, तो पूर्ति की कीमत लोच भी है। तो पूर्ति की कीमत लोच किसी वस्तु की अपनी कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उसी पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का क्या है, एक माप है। कि मान लीजिए कि पूर्ति में कितना, कीमत में क्या परिवर्तन हुआ, तो इस कीमत से जो परिवर्तन हुआ उससे आपकी पूर्ति में क्या परिवर्तन हुआ, उसे उससे जो माप निकलता है उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पूर्ति की कीमत लोच। ठीक है, तो पूर्ति की कीमत लोच का माप प्रतिशत परिवर्तन विधि भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये इधर आगे फॉर्मूला दे रखा है। तो की लोच की पूर्ति की लोच वस्तु की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, अनुपात है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई इसी में क्या होगा, पूर्ति की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब सांकेतिक रूप से देखेंगे सवाल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो अब लिख सकते हैं ई एस बराबर में डेल्टा क्यू बटे क्यू गुणा में 100 बटे में डेल्टा पी बटे पी गुणा में 100। तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट गया। और अब इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, डेल्टा क्यू, और इसको नीचे ले जाओ। तो देखिए डेल्टा क्यू डेल्टा पी और क्यू बटे में पी बटे क्यू। ठीक है, ये आ गया। तो अब मैं अभी एक सवाल दे रखा है, मैं आपको सवाल बताता हूँ कि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 10 से बढ़ के 15 हो जाती है। ठीक है, 10 से बढ़ के 15 हो जाती है, और किसी वस्तु की जो मात्रा है वो 400 से बढ़ के 600 हो जाती है। तो मान लीजिए 10 से बढ़ के 15 हुई, तो जो डेल्टा परिवर्तन कितना हुआ कीमत में 5 रुपये, तो यहाँ पे दे रखा है। और मान लीजिए उसी 400 की क्वांटिटी से बढ़ के 600 हो गई, तो क्या हो गया आपका डेल्टा क्यू कितना हो गया, परिवर्तन कितना हो गया, क्वांटिटी में 200 हो गया। ठीक है, अब हम इसको सवाल के रूप में कैसे निकालेंगे, ये दे रखा सवाल, एक ये हमने फॉर्मूला उतारा और फॉर्मूले में लिखा जो भी वैल्यू है, फिर से काटा आपने। ठीक है, और आपका एक आंसर आ गया। ठीक है, अब हम थोड़ा समझते हैं पूर्ति वक्र का आकार दे, पूर्ति की लोच समझते हैं। तो पूर्ति की स्थिति क्या है, पहली स्थिति पूर्ति की लोच में क्या स्थिति है पहले की, जब पूर्ति की लोच क्या हो, एक हो, जब एक सरल रेखा धनात्मक ढलान वाला ऊपर की ओर वाला पूर्ति वाला मूल बिंदु 0 से शुरू होता है। तो क्या होता है, जब पूर्ति एक होती है तो इसको ढलान बिंदु क्या है, वो ऐसे करके एक से शुरू होता है, ई एस जब एक होता है तो वो जो पूर्ति का लोच वाला वक्र है वो इस प्रकार होता है। ठीक है, स्थिति 2, जब पूर्ति की जो लोच है वो क्या हो, एक से बड़ी हो, एक से अधिक हो। तो जब वो एक से अधिक होती है तो उसका जो वक्र है वो कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, तीसरी स्थिति क्या है, जब पूर्ति की लोच एक से कम हो तो क्या होता है, तो वो एक्स पे कुछ इस प्रकार शुरू होता है। ठीक है, जब एक सरल रेखा धनात्मक ढलान वाला पूर्ति वक्र तो एक्स से शुरू होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बेलोचदार पूर्ति वक्र। ठीक है, जब वो एक से कम होता है तब उसे बोलते हैं बेलोचदार पूर्ति वक्र। अब पूर्ति का जो लोच है वो शून्य होना वो कब होता है, तो ऐसी लोच को एक खड़ी सीधी रेखा द्वारा पूर्ति वक्र द्वारा दिखाया जाता है, जिसका अर्थ पूर्ति का स्थिर बना रहना है चाहे वो कीमत कोई भी हो। तो इसका मतलब क्या है
ये देखिए इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप डायग्राम दे सकते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है डायग्राम, कि चाहे कीमत जो है वो पहले एक, कीमत कुछ भी हो जाए, कीमत पहले P1 है फिर P2 हो गई, उसके बाद में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए जो की क्वांटिटी है वो सेम ही है, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो आपकी क्वांटिटी सप्लाई में, चाहे कीमत पहले इतनी से बढ़ भी गई तो इसे इसे बोलते हैं, जब पूर्ति की लोच जब शून्य होती है तो ये स्थिति होती है। अब पूर्ति की लोच का अनंत होना तब क्या होगा, जब ऐसी लोच को एक क्षैतिज सरल रेखा द्वारा पूर्ति वक्र द्वारा दिखाया जाता है, जिसका अर्थ है कि इस वस्तु की एक निर्दिष्ट कीमत के अनुरूप पूर्ति का अनंत होना। तो इसको इस प्रकार दिखाया जाता है। तो मान लीजिए कि आगे जो सप्लाई है वो यूँ है और ये ऐसे क्वांटिटी है, तो ये क्या है, ये दिखाता है जब पूर्ति जो क्या हो, इन्फिनाइट हो, अनंत हो। तो यहाँ पे देखिए ई एस बराबर जब होगा, जब तो तब पूर्ति इकाई क्या होगी, लोचदार होती है। और जब एक से अधिक होगा तो होगा पूर्ति इकाई लोचदार होती है। और जब एक से कम होता है पूर्ति इकाई बेलोचदार होती है। इसे बोलते हैं इकाई से अधिक लोचदार होती है पूर्ति वक्र जब ई एस बराबर एक से बड़ा होता है। तो पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, तो अब पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो यदि लागत उपलब्ध हो तो पूर्ति लोचदार, और आगत्य समान रूप से उपलब्ध ना हो तो पूर्ति बेलोचदार। तो ये लोचदार बेलोचदार एक मैं बताता हूँ क्या होता है। पूर्ति लोचदार बेलोचदार क्या होता है, कि लोचदार वह मतलब होता है कि उसका कोई वो स्थानापन्न उपलब्ध हो, वो लोचदार कहलाता है। आपको वो इजीली चेंजेबल हो, जैसे कि चाय के बदले वो आपने कर लिया, तो वो हो गई लोचदार। अब क्या है इसका मतलब कि यदि लागत उपलब्ध हो तो पूर्ति लोचदार, और आगतें जब उपलब्ध समान रूप से उपलब्ध ना हो तो क्योंकि पूर्ति बेलोचदार होगी। तो मान लीजिए आपकी कोई चीज़ है जो आराम से मिल जाती है आपको, तो वो क्या है, वो लोचदार चीज़ है। और मान लो कोई रेयर चीज़ है तो वो बेलोचदार चीज़ हो जाएगी। ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं, प्रकृति द्वारा ऐसी प्राकृतिक बाधाएं, प्रकृति द्वारा ऐसी वस्तुओं को प्राप्त होना जो काफ़ी लंबे समय के बाद प्राप्त हो, तो क्या होगा, वो भी बेरोजगार कहलाई जाएगी, क्योंकि वो बहुत लंबे समय में प्राप्त होती है। जैसे चंदन की लकड़ी, तो चंदन की लकड़ी जो बहुत लंबे समय में प्राप्त होती है, प्राकृतिक बाधाएं हैं। तो इस वजह से ये क्या है, इसे भी क्या बोलेंगे, ये भी क्या होगी, ये भी बेरोजगार होगी, क्योंकि इसका भी क्या है, जल्दी से स्थानापन्न उपलब्ध नहीं है और जल्दी से समय में उपलब्ध भी नहीं होती है। अब जोखिम सहन करना, जोखिम उठाने को तैयार को लोचदार और नहीं तो बेलोचदार। अब जो जोखिम सहन करके कोई वस्तु को उत्पादन करेगा तो वो लोचदार हो जाएगा, और नहीं कर पा सकता जोखिम उठा के तो वो बेलोचदार है। ठीक है। उत्पादन की लागत, जैसे मैंने बताया, उत्पादन की लागत ज़्यादा अधिक होगी तो फिर वो बेलोचदार हो जाएगा, क्योंकि जब लागत अधिक होगी तो मतलब उसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को जो आसानी से ना उपलब्ध हो पाए, किसी वस्तु के लोचदार ना हो। तो मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको और चीज़ समझ में आ सके। मान लीजिए एक गरीब है और एक अमीर है। ठीक है। अब एक मक्खन का प्राइस है, या फिर एक मक्खन का प्राइस है वो बढ़ गया, तो ये अमीर और गरीब दोनों के लिए क्या है, बेलोचदार है। अब देखिए प्राइस बढ़े या घटे, गरीब मक्खन खाता नहीं है, प्राइस घटे या बढ़े अमीर को फ़र्क पड़ता नहीं है, फ़र्क तो सिर्फ मिडिल क्लास वालों को पड़ता है। ठीक है। तो ये होगी बेलोचदार, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी, और मिडिल क्लास के लिए होगी ये लोचदार, क्योंकि इससे इसको प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो आप समझ गए होगे। तो उत्पादन की लागत, जैसे बताया, लागत जितनी अधिक होगी वो उतनी बेलोचदार होगी, जितनी कम होगी वो लोचदार होगी। समय तत्व, या कोई लंबे समय में उपलब्ध होती है पूर्ति लोच तो उसकी पूर्ति लोच अधिक होगी, वरना पूर्ति कम समय में उपलब्ध हो जाती है उसकी पूर्ति लोच कम होगी। ठीक है। जैसे चंदन की लकड़ी है जो बहुत लंबे समय बाद मिलती है। उत्पादन की तकनीक, जटिल तथा खर्चीली तकनीक क्या होगी, पूर्ति कम लोचदार होगी। और कठिन तकनीक होगी, ठीक है, तो क्या होगी, पूर्ति कम लोचदार होगी। तो इसी के साथ जो आपको चैप्टर है वो क्या होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है पूर्ति का। अगले चैप्टर में हम बाजार वाला करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।